आप सभी को मेरा नमस्कार। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। आज हम लोग इन्वायरमेंट के अंतर्गत आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपकी एक क्लास में ना खत्म होकर 3-4 टॉपिक्स में खत्म हो सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे एग्जाम में आएगा, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लिए ये टॉपिक जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हमें इस पृथ्वी पर रहना है तो इन मुद्दों को, इन टॉपिक्स को समझना होगा, इनके संरक्षण के बारे में सोचना होगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता, सबसे पहले प्रश्न उठता है जैव विविधता किसे कहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बुक से इस चीजों को रटते हैं और फिर भूल जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है गलत हो जाता है। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लें तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैव प्लस विविधता। तो जैव मतलब जो जीवित है, जिसके अंदर जान है। विविधता मतलब अंतर, उनमें जो अंतर पाया जाता है। तो सामान्य रूप से कहा जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। अब जीवों में कौन है भाई? जीवों में पादप, वनस्पति, उसके अलावा जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब क्या है? जीव हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, अब इसे हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या एवं प्रकारों को जैव विविधता कहते हैं। मतलब किसी निश्चित क्षेत्र स्थान की बात करें जहां पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे इसमें जीव जहां पर बहुत सारे जीवों के प्रकार हो, भाई बहुत सारे जीव हो और बहुत सारे वनस्पतियों की प्रकार पाए जाते हो, तो ऐसे स्थान को क्या कहेंगे? जैव विविधता। इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता। जहां पर विभिन्न क्या है, क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या एवं प्रकारों को जैव विविधता कहते हैं। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा, जीवों की विविधता, जहां पर बहुत प्रकार के जीव जंतु हो और बहुत प्रकार की वनस्पतियां हो, तो उसी को क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। जैव विविधता की बात करें तो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डब्ल्यू.जी. रोजन ने 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? जैव विविधता, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता सम्मेलन की बात करें, सीबीडी, तो जैव विविधता सम्मेलन 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जैव विविधता के मुद्दे को उठाया गया था। तो जैव विविधता सम्मेलन भी इसी सम्मेलन को ही कहा जाता है। और क्या हुआ था? इसी सम्मेलन के अंतर्गत 22 मई 1992 को सीबीडी के पाठ को स्वीकार किया गया था। इसे स्वीकार किया गया था। देखिए, इसीलिए 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 22 मई 1992 को इसके पाठ को स्वीकार किया गया था। उसके बाद क्या होता है कि जैव विविधता संधि, अब ये क्या हुआ? स्वीकार कर लिया गया। फिर इसकी जो अंतरराष्ट्रीय संधि होती है ये कब होती है? तो प्रभावी कब होती है? जैव विविधता संधि प्रभावी होती है 29 दिसंबर 1993 में। 29 दिसंबर 1993 में ये संधि प्रभावी हो जाती है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया जाता है। किस सन में? सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया जाता है भारत द्वारा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। आप हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे अच्छे से पढ़ें। उसके बाद बात करें जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, तो जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2010 को घोषित किया गया। एवं अगर बात करें कि जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक मतलब 10 वर्ष, संयुक्त राष्ट्र दशक कब बनाया गया? तो 2011 से लेकर 2020 को क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र दशक
कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र दशक मतलब 10 वर्ष, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन 10 वर्षों को चुना गया जिसमें जैव विविधता के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं। इस जैव विविधता का क्या करना है, संरक्षण करना है। अगर ये जैव विविधता हमारी पृथ्वी पर नहीं रहेगी तो बात करें तो धीमे धीमे यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग बात करें जैव विविधता दिवस मनाने की शुरुआत। तो हमने बात की कि 22 मई को क्या हुआ, 22 मई 1992 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो इसीलिए 22 मई को ही ये दिवस मनाया जाएगा। तो इसकी पहल कब हुई, तो 20 दिसंबर 2020 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा यह कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 2000 को क्या हुई, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा हुई। ठीक, अब बात करें अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हमने बात की प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जब मनाया जाता है तो इसकी थीम रखी जाती है। थीम मतलब एक तरीके से कहें तो इसके उद्देश्य क्या मतलब है, तो एक थीम रखी गई। तो थीम क्या की रखी गई, 2020 की बात करें तो अभी करंट में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है और एनवायरनमेंट के थ्रू तो आपके लिए बनता ही है। तो थीम क्या है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, अर्थात हमारे समाधान प्रकृति में है। हमारे समाधान इसमें हमारी जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि क्या है ये प्रकृति क्या है, प्रकृति में से हमें बहुत कुछ मिलता है, इससे बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। ठीक है, तो क्या है थीम, हमारे समाधान प्रकृति में है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अब 2020 की ये थीम है। अब यहाँ 2019 की भी जाना जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको एक वर्ष पहले की पूछ ली जाती है। तो 2019 की थीम की बात करें, आवर बायोडायवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ, अर्थात हमारी जैव विविधता, हमारी खाद्य एवं हमारा स्वास्थ्य। तो ये क्या है, 2019 की थीम है। अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने उन टर्म की बात की जो टर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें जैव विविधता के लिए आवश्यक, अब ऐसे कौन से स्थान है जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो आप अगर सोचें तो क्या आपके आसपास जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, आपको बताइए क्या ऐसे स्थान जैव विविधता अधिक पाई जाएगी क्या। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप किसी सिटी में रहते हैं, जैसे सपोज दैट हम एक सिटी की बात करें लखनऊ, तो लखनऊ का जो एरिया है, क्या उस एरिया में हम अगर सिटी की बात करें तो क्या वहां पर जैव विविधता उतनी मात्रा में पाई जा सकती है, तो शायद कहेंगे आप नहीं। अब क्यों नहीं, तो ये क्या है पर्यावरण संरक्षण नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या है इतना डेवलपमेंट हो गया जहां पर बहुत सारी चीजें नहीं उपलब्ध हो पाती। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैव विविधता के लिए आवश्यक या कह लें इसके लिए शर्तें क्या होती हैं, तो जिस स्थान पर अत्यधिक वर्षा होगी और उच्च तापमान होगा वहां की जैव विविधता उतनी ही अधिक होगी। क्या होगी, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहा जाए किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए क्या वर्षा और तापमान दोनों आवश्यक होते हैं, मतलब जल और तापमान दोनों आवश्यक होते हैं। वैसे ही जैव विविधता के लिए क्या है, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जहां ये ज्यादा जहां होगी वहां पर क्या होगी, जैव विविधता ज्यादा होगी। यहाँ पर एक ग्रुप के माध्यम से पृथ्वी मैंने बनाई है, इसके माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्योग्राफी में इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीच में एक लाइन खींची है जिसे 0 डिग्री इक्वेटर भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसी के समांतर उत्तरी गोलार्ध, इसे ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो उत्तर इसी के समांतर उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन खींची गई है जिसे 23.5 डिग्री कर्क रेखा बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इसी के समांतर एक रेखा खींची गई है जिसे 23.5 डिग्री दक्षिणी 23.5 डिग्री क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो हमने पढ़ा था जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर क्या है कि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा भी होती है और उच्च तापमान भी पाया जाता है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की रोशनी
लंबवत विचरण करती रहती है। तो सूर्य की रोशनी लंबवत विचरण करती रहती है, इसलिए उच्च तापमान में पाया जाता है और अत्यधिक वर्षा भी इसी भूमध्य रेखा पर होती है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश कौन सा है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश। इसका मतलब है कि ये जो भूमध्य रेखा है इस पर क्या होता है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसीलिए एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है, तो जब इस भूमध्य रेखा पर ही वो देश स्थित होगा। पहली चीज है, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि सर्वाधिक दोनों चीजें कहां पाई जाती है, भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर ही वो देश स्थित है। अब उसमें आप ज्योग्राफी अगर आपको आती है तो आपको इतना ऑप्शन से मिल जाएगा कि इस भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन सा है। तो अगर ये आगे चलकर हम इधर देखें, पूर्व की ओर आए, तो ये भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश से सर्वाधिक गुजरती है। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर मिल जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील में पाई जाती है। ब्राजील के जंगलों में पाई जाती होगी। ठीक है, तो ब्राजील में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता, क्योंकि भूमध्य रेखा पर अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान पाया जाता है। उसके अलावा जब हमने बात की सूर्य की किरणें लंबवत विचरण करती हैं, तो यहां से लेकर ये कर्क से मकर रेखा तक सूर्य की किरणें लंबवत विचरण करती रहती हैं। इसीलिए एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जैव विविधता का भंडार किसे कहते हैं, तो जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, ये वाला कर्क से मकर रेखा तक के बीच वाला क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या कहलाता है, जैव विविधता का भंडार कहलाता है। जैसे कि बात करें, हमने अभी तक पढ़ा कि जो है भारत के लगभग मध्य से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। हमने देखा, तो देखिएगा भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिएगा कि अब पूछा जाता है भारत में किस प्रकार की जलवायु और वनस्पति पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्या है, कर्क से मकर, कर्क से मकर यहां तक वाला क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए आधे क्षेत्र पे क्या है, नीचे वाला उष्णकटिबंधीय कह रहा है, तो ऊपर का तो अलग आ जाता है, लेकिन फिर भी इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हिमालय है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी में, वहां से समझिएगा, वो वीडियो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। लेकिन अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिक उष्ण स्थल, पारिस्थितिक उष्ण स्थल किसे कहते हैं, तो पारिस्थितिक उष्ण स्थल कहते हैं पश्चिमी घाट को। किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट। कहां, भारत का पश्चिमी घाट। तो भारत का पश्चिमी घाट क्या है, ये है भारत का पश्चिमी घाट, जिसे कहते हैं पारिस्थितिक उष्ण स्थल। या फिर क्वेश्चन बनता है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो देखिएगा ये कर्क से मकर वाले एरिया में भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट में ही जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा कि अब हमने बात की कि अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कहां की ओर जैव विविधता घटेगी या बढ़ेगी। तो देखिएगा जब इसके बीच में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो देखिएगा जब यहाँ पर ध्रुव से हम पोल की ओर जाएंगे, इधर से मतलब भूमध्य से, और यहाँ पर पोल की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी या बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कम तापमान होगा और कम वर्षा होगी। तो यहाँ पर जैव विविधता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो देखिएगा भूमध्य से पोल की ओर जाने पर क्या होगी, जैव विविधता घटेगी। ठीक है, और यहां से पोल से, ध्रुव से और भूमध्य की ओर आने पर, यहां से यहां की ओर आने पर क्या होगी, जैव विविधता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यहां से ऊपर जाने पर जैव विविधता क्या होगी, घटेगी, और यहां से नीचे आने पर, भूमध्य रेखा पर आने पर क्या होगी, जैव विविधता बढ़ेगी। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में होगा कि यहां से यहां आने पर क्या होगी, जैव विविधता घटेगी, और यहां से
यहाँ जाने पर क्या होगी, जैव विविधता बढ़ेगी। तो बात करें ये हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ से जैव विविधता घटती जाएगी और जैसे जैसे हम यहाँ ध्रुव पे पोल पे पहुंचेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल जैव विविधता होगी ही नहीं, क्योंकि क्या होता है उत्तरी यहाँ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहाँ पर क्या वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। तो बर्फ क्या है, यहाँ पर वर्षा भी कम होती है और तापमान तो होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही निम्न पाई जाती है। तो आज हमने बेसिक डिस्कस किया है जैव विविधता पे, बायोडायवर्सिटी पे। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड जो हम लोग समझेंगे। अभी इसमें हम लोग हॉट स्पॉट पढ़ेंगे, उसके अलावा स्वास्थाने अपस्थाने जिसे आपने इन सीटू एक्स सीटू वो सब भी हम लोग समझेंगे और बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें समझेंगे। तो आप लोग इसके नोट्स बना लें और इसे समझने की कोशिश करें और फिर हम लोग आगे क्लासेस में इससे आगे पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।